विनोद जी नमस्कार, इसके आप नीचे देख कुछ रहे लगा हैं द सकते रेड हैं, माइक। मैं हूं संकेत ये थोड़ा सा उपाध्याय। ऊंचा हो जाए। चुनावी नतीजे आ गए हैं और चुनावी नतीजों में बिग अपसेट्स जिसे कहा जाता है वो भी देखने को मिले। एक तो तेलंगाना में जहां पर कांग्रेस पार्टी आ गई, अभी कुछ महीने पहले तक हवा ही नहीं थी, लेकिन फिर ऐसी हवा आई कि लहर हो गई। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, तकलीफ भी देखनी पड़ी है इसी पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों में। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हवा ही नहीं बना पाई। ऐसा क्यों हाँ, हुआ? ऐसे कुछ कर इसका दो। चुनावी विश्लेषण कई बार हुआ हाँ, है, लेकिन अब एक कदम और आगे भी बढ़ना होगा। खास तौर से अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें, ये चुनावी जीत है, इसका विश्लेषण जरूर करेंगे, खास तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सीएम किसको बनाएगी, ये भी एक चुनौती का सवाल बन सकता है। क्या शिवराज सिंह चौहान बनेंगे या वसुंधरा राजे बनेंगी? क्योंकि चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया और मोदी की गारंटी पर लड़ा गया, तो अब नरेंद्र मोदी तय करेंगे या केंद्र नेतृत्व तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पाती है। ये जो प्रथम डिबेट है द रेड माइक की, उसमें मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। स्मिता मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका हमेशा आशीर्वाद और साथ रहा है हमारे साथ, इस मंच पर भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर गीता आपको भट्ट हमारे बधाई साथ। इस नए प्रयास के लिए। हर नए प्रयास का स्वागत होना चाहिए और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू स्मिता मैम, थैंक यू सो मच। राकेश कपूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। थैंक यू संकेत एंड बेस्ट विशेस फॉर दिस न्यू वेंचर। आप बड़े प्रतिभाशाली पत्रकार हो। आप जो भी प्रयास करोगे, जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता आपको मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू। प्रोफेसर गीता भट्ट हमारे साथ हैं, आदेश रावल जी भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर भट्ट, बहुत बहुत स्वागत इस मंच। नमस्कार। थैंक यू संकेत। नमस्कार संकेत जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके इस नए प्रयास के लिए। थैंक यू प्रोफेसर भट्ट। और आदेश, थैंक यू वेरी मच थैंक यू यहाँ संकेत पर जी, आने के लिए। आपने अपने प्रथम शो में मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। और मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा ही आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हम शुरुआत करेंगे चुनावी विश्लेषण से और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन के सवाल पर जाएंगे। तो स्मिता जी, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। जो असेसमेंट है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, उसको आप कैसे आकलन उसका करती हैं? खास तौर से कांग्रेस ने जिस तरीके का एक माहौल बनाया था छत्तीसगढ़ में, ऐसे लग रहा था कि यहां तो आना तय, लेकिन फिर भी नतीजे इस तरीके से आए। आपका असेसमेंट? नहीं, मेरा असेसमेंट बहुत ब्रीफ है। पहली बात तो ये है संकेत कि कल ऑलमोस्ट नून टाइम जिसे हम कहते हैं, मध्याह्न से ही कल इन नतीजों को लेकर इतनी चीर फाड़ और इतना विश्लेषण हो चुका है कि उन्हीं सब बिंदुओं को दोबारा यहाँ उसमें जाना वो उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। और लोग उससे मुझे लगता है काफी वो विचार उस पर हो चुका है। मैं उसके बाद क्या हुआ, नतीजों के बाद जो पिक्चर सामने आई है उस पर थोड़ा सा जरूर बात करना चाहूंगी। पहली बात तो ये है संकेत कि आज आप चाहे हमारे जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल पंडित्स हैं, उनके बयानों को देखें, उनके विश्लेषण को देखें, या आज जो तमाम कमेंटेटर्स ने इसको लेकर लिखा है देश के सबसे बड़े सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में, हर जगह एक बात दोहराई गई है कि कांग्रेस के लिए इसमें एक रिफ्लेक्शन का टाइम है। कांग्रेस को एक तरह से इस पर अपना पुनरावलोकन करना चाहिए, कांग्रेस को इस पर मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। मैं जोड़ना चाहती हूं संकेत कि मुझे लगता है कि इट्स फ्यूटाइल। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि कल चुनाव नतीजे पूरी तरह स्पष्ट भी नहीं हुए थे। उससे पहले ही कांग्रेस के विचारकों और कांग्रेस का जो पूरा इकोसिस्टम है समर्थकों की ओर से, और उसमें कुछ कांग्रेस के नेता ऑफिशियली उनके बयान हैं, बाकी इकोसिस्टम को अगर आप इग्नोर भी करें, हालांकि वो इग्नोर करना भी उचित नहीं है क्योंकि उससे भी एक नैरेटिव बनता है। जिस तरह से उत्तर भारत को अनएजुकेटेड लोगों का, अनपढ़ लोगों का, लोगों ने बेगर शब्द तक का इस्तेमाल कर लिया कि उठ करके साउथ में चले जाते हैं काम करने और यहाँ हिंदू मुस्लिम पर वोट देते हैं और अनपढ़ हैं और विकास तो कहीं इनके विजन में ही नहीं है और इनको तो सिर्फ
का समाज और ये अपनी कम्युनिटी और वो देखना है, उससे ये साफ हो गया संकेत कि रिफ्लेक्ट करने का, रिव्यू करने का, रिट्रोस्पेक्ट करने का जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो कांग्रेस के डीएनए से बहुत पहले समाप्त हो चुका है। 2014 से अभी तक कांग्रेस ने रिफ्लेक्ट करने का एक संकेत नहीं दिया है कि वो इंटरेस्टेड है रिफ्लेक्शन में। अगर जरा भी रिफ्लेक्शन की मंशा होती तो कल 2 बजे के बाद ये नॉर्थ साउथ का डिबेट वो बिल्कुल शुरू ना करते, ये देखते हुए कि कैसे नतीजे आए हैं। तो उसको तो छोड़ दीजिए। अब रही बात जो आपने कहा कि बड़े बड़े लोगों ने हवा बनाई, मैं अपनी खुद की फ्रेटर्निटी पे कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन कम से कम हमें ईमानदारी रखनी चाहिए। इसीलिए मैं बनाना चाहती हूँ संकेत कि ये हवा जो थी, ये हवा एक आर्टिफिशियली तैयार की गई थी। एक केंद्र से, एक स्थान से ये दिखाया जा रहा था, जिसके चलते ये ठीक है कि अशोक गहलोत और भूपेश बघेल दोनों लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी भी लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन जिस तरह का दे आर ह्यूजली पॉपुलर एंड बीजेपी इज नोवेयर, ये जो सारा वो बनाया गया, जब मैंने जाकर राज्यों में देखा तो मुझे पता चला कि बेशक ये दोनों मुख्यमंत्री पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता के साथ साथ बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर इतनी नाराजगी है, उसकी कहीं चर्चा ही नहीं हो रही थी। भूपेश बघेल ने किस तरह से कर्ज माफी किया, इसकी बात हुई। कर्ज माफी का लाभ एक बहुत सीमित किसानों के सेक्शन को मिल पाया, इसकी बात नहीं हुई। भूपेश बघेल ने कुछ बेनिफिट्स दी, इसकी बात हुई। लेकिन भूपेश बघेल के खिलाफ खुद मुझे कितने लोगों ने कहा कि दीदी, जहां पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो काम रमन सिंह छोड़कर गए थे, वहां से 1 इंच आगे नहीं बढ़ा 5 साल में। तो ये ठीक है कि कुछ बेनिफिट्स और कुछ वो, तो मेरा ये कहना है कि तुरंत एक जो बात कही जाती है उसको बिना जांचे परखे उसको पूरी तरह चला देना और एक ऐसा क्रिएट करना, एनवायरनमेंट, एक माहौल क्रिएट करना कि हम जमीन से ये कह रहे हैं, दरअसल आप किसी और का कहा कह रहे हैं, इससे बचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से तो मैं कोई रिफ्लेक्शन की उम्मीद करती नहीं, लेकिन हमारे सीनियर्स और हमारे साथी, हमारे कोलीग्स, हमारे कंटेम्पोररीज जो मीडिया में हैं, वो कम से कम इस पर जरूर रिफ्लेक्ट करें इस चुनाव के बाद कि जब आप एक पक्ष को दिखाते हैं तो दूसरे पक्ष का जो विचार है क्या वो वोटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा इसको, या आपको लगता है कि आप जो, या हम जो देखना चाहते हैं केवल वही देखकर हम लौट आते हैं। मुझे तो लगता है होनी चाहिए। जी बिल्कुल स्मिता जी, मुझे तो लगता है ये एक अजीब सी एक परिस्थिति बन गई है, क्यों राकेश जी, जिसमें इकोसिस्टम के तहत जो देखना और सुनना चाहता है वो वही देखता है। लेकिन दुर्भाग्यवश होता क्या है, और ये चीज मुझे याद है अरुण जेटली ने एक बार बहुत पहले कही थी, that the unfortunate thing about propaganda is that the only person believing in it is you yourself। और ये कई बार कई राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ता है इसका खामियाजा, बिल्कुल चाहे वो ठीक कोई कह भी रहे दल हो, हो। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो संकेत बाबू। देखिए क्या है, पत्रकारिता में मैं एक गालिब का शेर सुनाता हूँ आपको कि गालिब ने अपने प्रोफेशन के बारे में कहा था, वही पत्रकारिता पर लागू होता है कि सादिक हूँ, और पत्रकारिता पर तो बहुत जबरदस्त तरीके से लागू होता है। सादिक हूँ अपने कौल में, गालिब खुदा गवाह, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ये बात होनी चाहिए। मेरे व्यक्तिगत विचार आरएसएस के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, कम्युनिस्ट के भी हो सकते हैं, लेकिन जब मैं एक पत्रकार की हैसियत से जमीन पर उतरता हूँ और चुनावों का विश्लेषण करता हूँ और चुनाव के बारे में खबर देता हूँ, तो मुझे निष्पक्ष, निष्प्रह और बेनियाज तरीके से इनकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। मेरा सिद्धांत यही रहा है और ईश्वर ने मेरी कृपा भी की है। जब भी मैंने जो चुनाव के बारे में भविष्यवाणी की है वो सही निकली है। एक उदाहरण देता हूँ, 2004 में पूरी दुनिया चिल्ला रही थी कि एनडीए जीतेगा। मैं अडवाणी खेमे का पत्रकार माना जाता था, उनके साथ मेरे बहुत निकट के संबंध भी थे, लेकिन मैं लगातार लिख रहा था कि एनडीए हारेगा। एनडीए जीतने की कोई वजह नहीं है जमीन पर। इस जमीन का माहौल एनडीए के खिलाफ है। इंडिया शाइनिंग एंड
फील गुड फैक्टर जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन अडवाणी जी ने कभी इसका बुरा नहीं मनाया। दूसरे लोग बेशक जो मेरे पत्रकार साथी थे वो जरूर वो बुरा मान मनाते। गए। हाँ। वो बुरा मान लेते थे। अडवाणी जी ने अपने, लेकिन जो उनका जैसे पहले स्नेह सम्मान जो भी था वो बदस्तूर वैसे ही जारी रहा। तो पुराने जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी ये खूबी भी हुआ करती थी। ये मैं दोनों पक्ष आ गए इसमें, पत्रकारिता का भी और पुराने राजनीतिज्ञ जो हैं उनका भी पक्ष आ गया। लेकिन आज के माहौल में जो हम आज की बात का, जो ये 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम हुए हैं, तो इनमें से मैं 1-2 जगह गया था और मैंने ये स्वयं कहा था कि अशोक गहलोत इज द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर राजस्थान हैड सो फार। मुझे बहुत हल्का सा अनुभव मोहनलाल सुखाड़िया थे 72 तक, 71 तक, उनका भी मुझे अनुभव था थोड़ा सा। मेरी उम्र काफी ज्यादा है, बेशक लगता हूं या ना लगता हूं, तो मुझे उनका भी अनुभव, वो बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे और उदयपुर मेवाड़ के इलाके से लड़ते थे। मेवाड़ को जनसंघ ने अपना गढ़ बनाया था। जनसंघ का चुनाव निशान तब दीपक होता था और जनसंघ केवल महाराणा भगवंत सिंह उनके नाम पर चलता था, उनके नाम पर वोट मांगता था। और वहां जनसंघ नहीं, महाराणा रो कहना है, वोट दीवानू देना है, ये नारा चला करता था जी। तो आज के माहौल में मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ है। और जिस प्रकार के चुनाव परिणाम आए हैं इन तीनों राज्यों से, मैं एक एक का विश्लेषण करूंगा कुछ सेकंड्स के अंदर जी। और ये, लेकिन एक रोचक चुनाव परिणाम भी है कि किस प्रकार से गफलत में पड़ जाते हैं राजनीतिक दल और जीती हुई बाजी हार देते हैं। मैं मध्य प्रदेश में भी गया, 1-2 दिन ही गया, लेकिन मुझे लगा मूड कांग्रेस के पक्ष में है। राजस्थान में गया, अजमेर के आसपास, वहां एक गांव में मैं गया, उन्होंने कहा देखो जी गहलोत ने बहुत अच्छा काम करो है, हमारा वोट तो गहलोत को पड़ेगा। अभी तक हम जनसंघ को वोट देते आए हैं। मैंने कहा यहाँ गहलोत है इसका मतलब। लेकिन राजस्थान का अगर मैं विश्लेषण करूं तो राजस्थान में कांग्रेस अपनी अंदरूनी कला से हारी है। पूर्वी राजस्थान जो जहां गुर्जर बहुसंख्यक हैं, दौसा हुआ और ये जो सवाई माधोपुर और ये जितने भी 4-5 जिले हैं, वहां की 24 सीटें हैं। पिछली बार 24 में से 20 सीटें कांग्रेस को आई थी। बीजेपी की मुश्किल से 2 या 3 सीटें थी अगर मेरा सही हो तो। इस बार वहां कांग्रेस की 8 सीटें आई हैं, बीजेपी की 13 सीटें आई हैं। ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जो होता रहा उसका परिणाम है राजस्थान में। एकदम। भी आप अगर राकेश जी आप मुझे अलाउ करें, मैं जरा बाकी 2 और वक्ताओं से भी उनकी टिप्पणी ले लूं, उसके बाद और राज्यों से आपका विश्लेषण देख लेंगे। प्रोफेसर गीता भट्ट और आदेश रावल के पास एक एक करके जाते हैं। प्रोफेसर भट्ट, अभी स्मिता जी और राकेश जी दोनों ने जो बातें कही, बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारा मंच है द रेड माइक, इसमें जो हम लोग जिस इस मूवमेंट को, इस मुहिम को, जो फिलॉसफी है इसके पीछे, वो ये है, say what is right and not what is popular। बात जो सही हो, महज लोकप्रिय नहीं, क्योंकि लोकप्रियता की होड़ में अगर आप लगेंगे तो आप इकोसिस्टम की चपेट में आ सकते हैं। सही बात हमेशा सही रहेगी, भले ही वो आपको इंस्टेंट लोकप्रियता दे या ना दे। तो क्योंकि आप लोगों की ये बात से मुझे लगा कि ये एक बात बता दी जाए। लेकिन प्रोफेसर भट्ट, आगे बढ़ते हुए एक सवाल जो बड़ा मुख्य हो जाता है वो ये है कि बीजेपी मोदी की गारंटी पर मध्य प्रदेश भी जीत गई और राजस्थान भी जीत गई, अच्छी जीतें हुई, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के आगे भारतीय जनता पार्टी ने सोचने का शुरू कर दिया है? और अगर वो मध्य प्रदेश में सफल हो भी जाते हैं तो क्या राजस्थान में वो वसुंधरा के आगे सोच सकते हैं? इतना आसान होगा? संकेत जी, देखिए, पहली बात तो सच में बड़े ही कल का जो रिजल्ट आया है, परिणाम जो आए हैं, वो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि खास करके छत्तीसगढ़ का तो बहुत ही मतलब उसमें एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था, बहुत बड़ा।
और कोई भी जो एग्जिट पोल है वो भी उसको नहीं पकड़ पाए, उस जो वो जो अंडर करंट चल रही थी कोई नहीं उसको पकड़ वो पाया। भी नहीं जी। तो आ, अगर आप सारी तीनों जो अपना हिंदी हार्टलैंड के जो तीनों बड़े राज्य हैं, इनमें अगर आप देखें तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक जो लोकप्रियता है और उनकी मतलब ये अर्जित लोकप्रियता है, उनका एक अपना मतलब उनकी अपनी एक पात्रता है, उनकी एक अपनी तपस्या है जिसके द्वारा उन्होंने ये जो है लोकप्रियता अर्जित करी है, जिसके कारण उन एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है, एनालिसिस आएंगे तो पता लगेगा, लेकिन अगर आप देखें तो एक जो ये जो इतना बड़ा जो बदलाव आया उसमें एक जो उन्होंने अपने ऊपर, अब ये तो बात सच्ची है, मतलब परिणाम कुछ भी आते, लेकिन एक तरह से उन्होंने चुनाव को जो उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है, तो उस पर जो एक जनता का उनके ऊपर विश्वास है, उसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण एक जो है भूमिका रही। साथ ही जो आप कह रहे हैं कि वहां जो नेतृत्व है, राज्य के जो नेतृत्व है, उनमें शिवराज जी की अपना एक, उन्होंने मेरे ख्याल से इस बार वो जितने वोटों से जीते, इतना तो शायद पहले सबसे बड़े मार्जिन से इस बार वो शायद जीते, जहां तक अगर मैं समझ ध्यान से मतलब देखा मैंने कल, और इतनी सीटें भी जो है भाजपा की जो आई हैं इस बार, सबसे ज्यादा सीटें आई हैं अभी तक के इतने, मतलब ये प्रो इनकम्बेंसी जो वोट है, तो जो एक कोई भी चेहरा ना राज्य स्तर पे उतार कर जो एक केंद्र के नेतृत्व में एक तरह से दिखा के वो एक बड़ी जो स्ट्रेटेजी है वो उसकी सफलता मिली है, इसमें कोई अब दो राय प्रोफेसर नहीं है, भट्ट, ये क्योंकि एक एक अच्छी बात है अंदरूनी या जो बुरी बात एक है? डायनामिक्स होती है, अंदरूनी जो, जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अब ये अपने आप में एक स्थानीय चुनाव में केंद्रीकरण हो जाना चुनाव का, ये सही बात है या गलत बात है, ये अपने आप में एक विश्लेषण का मुद्दा बन जाता है। भाई चुनाव तो विधानसभा का था ना, यानी कि नहीं, चेहरे जो हैं वो बिल्कुल आप स्थानीय ठीक कह रहे हैं, नेतृत्व के होने विधानसभा का चाहिए। था, लेकिन इसमें एक चीज मैं और भी जोड़ना चाहूंगी, एक जो ज्यादातर एक जो लोग परसेप्शन है वो ये है कि जब कांग्रेस में जो चुनाव होता है वो कैंडिडेट लड़ता है और भाजपा में जो चुनाव है वो संगठन लड़ता है, तो एक जो ये जो मतलब लोगों का जो कहना है उसको धरातल पर जो उतरे हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता, जो उम्मीदवार थे वो बता सकेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा माना जाता है। तो जो एक संगठनात्मक ताकत है और जो एक अनुशासन है, देखिए जहां भी अब जब इतने सब लोग इकट्ठे होकर अगर किसी कोई भी चाहे राजनीतिक दल हो, तो उसमें आपस में कुछ कुछ मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद होते हैं, ये तो स्वाभाविक है, इतने लोग इकट्ठे होंगे। प्रोफेसर भट्ट, मेरा सवाल जी जो है वो आपसे दूसरा था। आपने चुनावी विश्लेषण जरूर दिया, मुझे नहीं ये नहीं, बताइए मैं कि मैं आगे उसी चल पे के आ रही हूँ, ये उसकी जो भूमिका दो बना बड़े रही थी। कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, क्या इनके सिर होगा ताज या इन पर गिरेगी गाज? क्योंकि देखिए ऐसा है कि चुनाव मोदी की गारंटी पर जीता गया है। जी जी बिल्कुल, लेकिन देखिए शिवराज जी का अपना एक उनकी एक अपनी प्रेजेंस है मध्य प्रदेश में, और उनका जो खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने जितने भी जो है वेलफेयर स्कीम निकाली, कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने जो निकाली, उसका एक बहुत अच्छा और प्रभाव जो है, सकारात्मक प्रभाव चुनाव में दिखा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आगे आने वाले में देखिए, ये तो कोई भी स्पेकुलेशन करना ये को मतलब ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तो तय जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड ने करना है, और लेकिन ये जरूर है कि उनका कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी जरूर रहेगी, चाहे वह राज्य में रहे चाहे केंद्र में रहे, क्योंकि उनका एक इतना अनुभव है और उस अनुभव को मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है, तो उसको जो पार्टी है उसको जाया नहीं जाने देगी, ये बात जरूर है। ठीक है, और साथ आदेश में एक रावल विषय और जोड़ना चाहूंगी, वो ये था कि छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ का जो सरप्राइज एलिमेंट है, कई लोगों से वहां कुछ समय पहले मैं रायगढ़ गई भी थी, और वहां स्थानीय लोगों से जब इस पर बात हुई, तो दो विषय जो कि एक मतलब इस विषय पे बात ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जो वहां एक भ्रष्टाचार का विषय था वो विषय तो था ही, जो मतलब चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से दो दो सचिवों का पकड़ा जाना, और उनके मतलब रंगे हाथों, हम भूल गए हैं पर पिछले 1-1.5 साल में, हालांकि कितना भी आप सीबीआई ईडी को दोष दे दें, लेकिन मतलब उस पर प्रहार करें जो विपक्ष, लेकिन वो तो पकड़े गए थे ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है, मतलब केस चल रहे हैं उनके ऊपर। और उसके साथ साथ वहां एक जो धर्मांतरण का विषय था, वो भी एक बड़ा जो है मुद्दा एक ये चुनाव का रहा है।
महिलाओं का योगदान इसमें, छत्तीसगढ़ में भी, अब हम मध्य प्रदेश की बात करें कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस चुनाव में, जो, और यही कारण है, आप देखिए प्रधानमंत्री ने जो पहला ट्वीट दिया उसमें उन्होंने महिलाओं को सबसे पहले संबोधित उन्होंने धन्यवाद किया दिया। है, सही बात। क्योंकि नहीं देखिए, वो जो उनका भी एक बहुत इसकी महत्वपूर्ण जो रोल रहा। उपलब्धि रही है और हवा के विपरीत जा करके उपलब्धि रही है, वो राजनीति में काबिले तारीफ है, जिसका यहाँ पर विश्लेषण भी हो रहा है, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत की अगर बात करें, और लगभग उसी तरीके की उपलब्धि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में अपनी गिना रही है, क्योंकि ये भी बड़े, आप सोचिए साल भर पहले तक ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हवा पलटी। आदेश रावल, मैं आपके पास आना चाहता हूं, फिर स्मिता जी के पास वापस आएंगे। आदेश, दोबारा इन दो पर्सनालिटीज के ऊपर आते हैं, शिवराज सिंह चौहान मामा और वसुंधरा राजे सिंधिया, बहुत कद्दावर बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के दोनों। अगर शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि जाहिर सी बात है हर किसी की ये उम्मीद होगी, वो अपने आप को पर्सनली प्रोजेक्ट भी कर रहे थे अलग अलग योजनाओं के तहत, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति हुई बहुत सारे लोगों को केंद्र से वहां पर झोंक देने की, ये शायद पार्टी को एहसास हो गया था कि अकेले मामा जी के बस की नहीं है, चुनाव सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा, सब लोगों के साथ मिलके होगा। तो आपको लगता है कि ये एक दिक्कत आ सकती है ईगो और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो राजस्थान में वसुंधरा राजे हो या शिवराज सिंह चौहान? देखिए, दो राज्यों में तो लगभग साफ है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या होने वाला है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने ये मन बना लिया है कि वसुंधरा राजे हो या रमन सिंह, उनका नंबर तो नहीं लगेगा। अब रही बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस्ड हैं शिवराज सिंह चौहान, अगर हम उनके अभी तक के कार्यकाल के साल जोड़ लें और अगले 5 साल और जोड़ दें तो उनका कद कहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह के कद के नेता आजकल शायद भाजपा में चल नहीं पाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका रास्ता भी आसान नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब अब आपको लगता है कि इसका फैसला जाहिर तौर पे केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। दरअसल मैं चाहता था कि मैं आपके कार्यक्रम में आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी कवर करता हूँ, कुछ जानकारी ऐसी दूं जो अभी तक सामने नहीं आई है। अच्छा, राजस्थान को चलिए, हो लेके, जाए। मध्य प्रदेश को लेके, मैं आपको पता है मैं सिर्फ जानकारी देता हूँ, मैं एनालिसिस कम करता हूँ। तो हो जाए, तो हो जाए। हाँ, तो हुआ क्या संकेत जी, कि राजस्थान से शुरू करता हूँ। एक सीईसी की बैठक होती है कांग्रेस में हमेशा, जहां टिकटें फाइनल होती हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। उस बैठक में राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को कहा कि गहलोत जी, आप मेरे पास 3 महीने पहले आए थे, आपने मुझे कहा कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, हमें टिकट काटनी पड़ेगी, और अब आप सबको टिकट दे रहे हैं। बल्कि आपने उल्टा कर दिया, जो लोग बसपा से आए थे, जो निर्दलीय थे, आप उनको भी टिकट देना चाहते हो। तो जो आपने 3 महीने पहले बात कही थी वो सही थी, या जो आप आज कह रहे हैं वो सही है, ये मेरे समझ नहीं आया। फिर आपको याद होगा एक आदमी थे शांति धारीवाल, जिन्होंने पिछले साल 25 दिसंबर को विद्रोह किया था विधायक दल की बैठक से पहले। उनकी जब टिकट पे चर्चा होनी शुरू हुई तो उसके बारे में कहा गया, सोनिया गांधी ने शुरुआत की कि इज दैट द सेम गाय, तो गहलोत साहब ने कहा कि जी मैडम, ये वही है, बहुत ईमानदार आदमी है। तो राहुल गांधी ने पलट के कहा कि नहीं, जब मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था और जब मैं कोटा से गुजरा तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ये करप्ट आदमी है, इन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। ये सब होने के बावजूद अशोक गहलोत ने इंश्योर कर दिया कि शांति धारीवाल को टिकट दी जाए, क्योंकि वहां पे जहां भी कोई बड़ा पेड़ होता है वो अपने नीचे छोटे पेड़ उगने नहीं देता है। अब तीसरी बात पे आता हूँ, एक कंपनी डिजाइन बॉक्स को काम दिया गया राजस्थान कांग्रेस का, और खासतौर पर अशोक गहलोत का। वो उस कंपनी के मालिक का झगड़ा होता है राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ, और वो कहते हैं कि मैं आपके लिए जवाबदेही नहीं है मेरी, मैं ये बताऊंगा अशोक गहलोत को। राहुल गांधी ये कहते हैं कि आप इस कंपनी को बाहर कर दीजिए, जो पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट है वो काम करेंगे। अशोक गहलोत नहीं मानते हैं। तो आप हालत देखिए कांग्रेस के केंद्रीय, मैंने उदाहरण इसलिए दी है आपको, ये जो मैंने आपको कहानियां सुनाई हैं, कि ये हाल है राहुल गांधी के नेतृत्व का और उनके मुख्यमंत्री का। अब आप आइए मध्य प्रदेश में, चुनाव के बीच में खड़गे जी के ऑफिस से कमलनाथ जी को फोन किया गया कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह जो सीएलपी के नेता हैं, इनको दिल्ली बुलाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अच्छे से काम नहीं हो रहा है, प्रचार नहीं हो रहा था। एक उदाहरण देता हूं आपको, एक हफ्ते में शिवराज सिंह चौहान ने 17 रैलियां की, कमलनाथ ने 3 रैली की थी, प्रचार प्रसार पे ध्यान नहीं था। तो इनका जो अति आत्मविश्वास था वो उनको लेके बैठ गया। और यहाँ तक तो कल मुझे एक फोन आया, मुझे बताया कि जो कमलनाथ के पीएसओ और पीए हैं
उन्होंने 40 टिकटें बांट दी। तो अब उस बैठक में क्या हुआ, खड़गे जी ने बैठक बुलाई, राहुल गांधी घर पे थे, तो उसमें ये कहा गया कि आप ढंग से काम कीजिए, आप प्रचार प्रसार पे काम कीजिए, हम आपका साथ देंगे। कमलनाथ ने वहां तो वहां भर ली, लेकिन जैसे ही भोपाल पहुंचे वहां जाके मना कर दिया। मैं यहाँ ये बताता चलूं अपने दर्शकों को कि आदेश रावल जो हैं वो ये जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन इस जानकारी की के लिए जिम्मेदार आदेश रावल ही हैं, क्योंकि ये नहीं जानकारी आपके ये पास। आपको पता है मेरे ट्विटर पे भी होती है, कुछ चिंता करने की हाँ बात हाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आपकी जानकारी होगी, मुझे कोई संदेह नहीं है इस बात पे कि बेशक सही होगी, तो लेकिन मैंने हाँ मैंने उदाहरण देखिए जो इसलिए दिए जीता वो संकेत, सिकंदर। नहीं अगर मैंने कांग्रेस उदाहरण पार्टी जीत जाती तो ये सारी चीजें नजरअंदाज भी हो जाती कि नजर हाँ हो चलो जाती, बिल्कुल हो उसमें जाती है, लोग। लेकिन आज के टाइम में नहीं हो पा रही है। मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिए कि कांग्रेस लीडरशिप में बेसिकली अशोक गहलोत और कमलनाथ जो हैं वो सोनिया गांधी की कांग्रेस में काउंट होते हैं, जो पुरानी कांग्रेस आती थी, जिनको कहते थे अहमद पटेल की जो कांग्रेस थी, उसमें काउंट होते हैं। राहुल गांधी के साथ अब इनका भविष्य क्या होगा आदेश, ये तो अब आगे देखना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी में। लेकिन स्मिता जी के पास मैं आना चाहता हूँ। स्मिता जी, इन दोनों राज्यों में मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता था कि द सेंट्रल लीडरशिप्स असर्शन वो साफ साफ दिखा। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। ऐसे में जो स्टेट लीडर्स हैं वो अपने आप को कहां पाते हैं, या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड क्राइसिस मैनेज करने में कांग्रेस के मुकाबले बेहतर है, ये इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ऐसे में आपको लगता है कि ये एक ऐसी क्राइसिस आ सकती है जिसका डिसीजन हो सकता है पहले ही सोचा जा चुका हो या मैनेज कर लिया गया हो? ये मेरी जानकारी नहीं, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग जरूर है संकेत कि लीडरशिप को देखिए, मैं जो चीज अभी तक मीडिया में सामने नहीं आई, बट आई एम प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन, वो मैं अब इसलिए शेयर कर रही हूँ कि क्योंकि अब उसको शेयर करने में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इट इज ऑल पब्लिक नॉलेज। भारतीय जनता पार्टी के टॉप केंद्रीय, शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व को वोटिंग, अलग अलग राज्यों के जब वोटिंग हुई, उसी समय ये रिपोर्ट बूथ से और सभी विधानसभाओं से मिल चुकी थी कि बीजेपी तीनों राज्य में सरकार बनाएगी। केवल उसके सीटों के अंतर का एक विषय रह गया था। जैसे राजस्थान में तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट बिल्कुल कट टू कट वो जो आया था असेसमेंट वही रहा। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि असेसमेंट से थोड़ा और ज्यादा वो सीटें हुई हैं, और वहां पे छत्तीसगढ़ में भी 52 के आसपास की असेसमेंट थी। तो एक मध्य प्रदेश में थोड़ा सा अपर लिमिट ज्यादा हो गई, लेकिन बाकी तीनों राज्यों में कहां पार्टी, हाउ द पार्टी इज गोइंग टू बी फेयरिंग इन दी इलेक्शंस, इसका बीजेपी का अपना इंटरनल असेसमेंट एकदम सटीक रहा। पहले तो मैं ये बता दूं, अगर कोई ये सोच रहा है कि बीजेपी आश्चर्य में सरप्राइज रिजल्ट जो लिखा है बड़े बड़े अखबारों ने, तो ये एक बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे केंद्रीय नेतृत्व का असर्शन, देखिए इससे पहले का जो भाजपा का वो था, मतलब भाजपा के नेतृत्व का जो रेजिम था भाजपा का, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि बीजेपी की इंटरनल डिसिप्लिन का जो हाल अभी है ऐसा पहले नहीं था। इस समय बीजेपी में जो विपक्षी है वो उसको दूसरे रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ही ने कहा कि जो जीता वही सिकंदर। मैं तो बहुत ज्यादा इसको नहीं वो करती इस बात को, लेकिन अगर डिसिप्लिन से पार्टी को अल्टीमेटली इलेक्ट्रली और पॉलिटिकली लाभ हो रहा है तो इसमें बुरा क्या है। अब वो इंटरनल डेमोक्रेसी और वो सब की बात और है। आज भी बीजेपी में लोग अपनी बात को अंदर फोरम में अपनी बात को रखते हैं। अंतर अब ये आया है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व एक कॉल लेता है किसी बात को लेकर, तो अब उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से पब्लिक में कोई नहीं जाता। वहां ऐसा नहीं होता कि एआईसीसी में कुछ और प्रस्ताव पारित हो और कार्ति चिदम्बरम और प्रियंक खड़गे कुछ और बोल रहे हो, उसके दूसरे विपरीत। ये आज की डेट में बीजेपी के मौजूदा रेजिम में, मौजूदा नेतृत्व में नहीं होता। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री के मुद्दे पर कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रही हूं संकेत, लेकिन मैं आपको इतना जरूर ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंस के साथ ये मैं आपको बता सकती हूं कि चाहे मुख्यमंत्री के चेहरों में बदलाव होगा या चाहे पुराने जो स्थापित लोग हैं जो मुख्यमंत्री हैं या रह चुके हैं उन पे दांव खेला जाए, इन आइदर केस दोनों ही स्थितियों में पार्टी में किसी तरह का कोई विरोध नहीं होगा।
अभी बात चल रही थी कांग्रेस में अंतर्कलह की। आपको भी ज्ञात होगा कि राजस्थान में बीजेपी में अंतर्कलह कोई कम था क्या? लेकिन एक बार जब केंद्रीय नेतृत्व ने, गृह मंत्री जी ने चीजों को ये स्पष्ट कर दिया जा करके कि वहां पूरा जो चुनाव का मैनेजमेंट है और चुनाव की व्यवस्था मिलकर लड़नी है और एक साथ देखनी है, यही स्थिति कमोबेश छत्तीसगढ़ में थी। मध्य प्रदेश में तो वो 3 रात जाकर कैंप किए बाकायदा। कुछ लोग जो रेबल होना चाहते थे उनको बुला करके उनसे बातचीत भी की, बहुत कुछ ये किया। तो ये जो केंद्रीय नेतृत्व का माइक्रो मैनेजमेंट है, विपक्ष चाहे इसको किसी भी रूप में देखना चाहे देख सकता है, लेकिन इसका इलेक्ट्रली और पॉलिटिकली बीजेपी को लाभ मिलता है। हर बार नीचे तक संदेश जाता है कि ये करना है तो करना है, और चाहे अपने दिल में कुछ भी रहा हो, लेकिन ये जानते हुए कि केंद्रीय नेतृत्व जो कर रहा है उसका फायदा मिलेगा, सभी लोग उसमें अपने डिफरेंसेस को भुला करके या बैरी करके और उसमें जुट जाते हैं। मध्य प्रदेश में ये बात बार बार हो रही है कि कमलनाथ जी बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़े, कैंपेन नहीं किया, बहुत लोगों ने ये कहा, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि भाजपा के कार्यकर्ता ने तमाम रिपोर्ट्स उनके विपरीत। देखिए, एक मोराल भी कोई चीज होती है। पूरी दुनिया जब कह रही है कि फटीग हो गया, हार जाएंगे, उसके बावजूद भाजपा के कार्यकर्ता ने वहां जो ताकत लगाई है, मैं यहाँ इंडिविजुअल नेम्स नहीं लेना चाहती, लेकिन उनसे बातचीत से मुझे पता चला कि उन्होंने फिर भी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार उसका नतीजा दिखा। तो इसीलिए जो भी फैसला होगा नेतृत्व को लेकर, वो चाहे बदलाव की ओर हो, चाहे बदलाव न करने की ओर हो, लेकिन बदलाव हो या ना हो, बवाल नहीं होगा। क्यों स्मिता जी? बवाल नहीं होगा और इस तरह के रिजल्ट के बाद तो बिल्कुल नहीं होगा। राकेश जी, आपको लगता है बदलाव या बवाल? स्मिता जी का तो ये मानना है कि बवाल की अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी अब ये उस तरीके की बीजेपी नहीं रही जिसमें अंतरकलह या बवाल होगा फैसला लेने के बाद। आपको लगता है राजस्थान में ये मुमकिन है? राकेश जी, ऑडियो अगर आप ऑन कर लें। ऑडियो नहीं आ रही आपकी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आप बताएं। जी, मुझे लगता है राजस्थान में हल्का बवाल हो सकता है, क्योंकि वहां रानी है और जिद्दी रानी है। आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान भी जो है वो उन्होंने जिद पकड़ी, लेकिन कल उनको पता लग गया है शायद, कल उन्होंने जब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी 4 बजे या 5 बजे, उससे पहले ही अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी 2:30 बजे। और उसके बाद जब वो बीजेपी के हेड ऑफिस गई तो उन्हें दूसरे कमरे में बैठा दिया गया कि आप नहीं करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित, जो अपने बीजेपी के अध्यक्ष हैं और जो दूसरे नेता थे वो करेंगे। तो उनको पता लग चुका है, इसीलिए उन्होंने पहले ही 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मोदी जी की तारीफ कर दी और कहा कि ये चुनाव मोदी जी ने जीता, मोदी जी के नाम पे जीता। खैर, लेकिन मुझे लगता है जो एक सवाल आपने बड़ा महत्वपूर्ण उठाया कि क्या बीजेपी को जो ये केंद्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ता है राज्यों के, इसका क्या होगा? तो आने वाले समय में बीजेपी की वही हालत देख सकता हूं जो आज कांग्रेस की है। बीजेपी कोई मोदी जी कोई नया नहीं कर रहे हैं, ये इंदिरा गांधी कर चुकी हैं। इंदिरा गांधी अपने दौर में ये काम कर चुकी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी उनकी इसी बात के लिए, आप पुराने देख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी के वक्तव्य 1969 के बाद से लेकर के और 1975 तक के सारे वक्तव्यों से आपको पता लग जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा जी के बारे में क्या कहते थे। वो अधिनायकवादी हैं, संविधान का कोई आदर नहीं करती हैं, ये सारी बातें जो आज मोदी जी के बारे में कही जा रही हैं वो इंदिरा जी के बारे में कहते थे। और इंदिरा जी ने वही हाल कर दिया था जो आज बीजेपी का है। तो बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, नरेंद्र मोदी के कोई 2 बेटे नहीं है जिनका भविष्य बनाना है। इंदिरा गांधी के पीछे कोई संघ का संगठन नहीं था जो बीजेपी के पीछे है सर। अरे मेरी बात को आप ऐसे मत लीजिए, कोई मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ, क्षमा कीजिए। मैं एक ऐतिहासिक उदाहरण दे रहा हूँ कि बीजेपी
का कल क्या हो सकता है, चूंकि संगठन, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि बीजेपी के साथ आरएसएस है, संगठन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, जो कांग्रेस का नहीं था। ये आपकी बात मानने वाली है। तो ये अंतर है, लेकिन इसके बावजूद परिस्थितियां बन सकती हैं, अभी नहीं, आने सर वाले। थोड़ा सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ संकेत जी, मुझे जरा निकलना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये डिबेट का भी संकेत, मैं भी अनुमति समय हो चाहूंगी गया। अगर एक दो बिल्कुल मिनट। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट में इसको रैप अप करते हैं। मेरे ख्याल राकेश जी अपनी बात कंक्लूड कर लें, वैसे भी आधे घंटे का डिबेट। बस हाँ राकेश। मैं कंक्लूड करता हूं कि आने वाले समय में खतरा पैदा हो सकता है, जरूरी नहीं कि खतरा हो, चूंकि आरएसएस एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी के साथ। स्मिता जी की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन इन चुनावों में आप देखें, मध्य प्रदेश का आपने अभी कहा ना, फटीक हो गया था, स्मिता जी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। तो ये रणनीति सफल रही है, मोदी और अमित शाह की ये रणनीति सफल रही है कि आप क्षेत्रीय नेतृत्व को बरतरफ करिए, उसको एक किनारे कीजिए, और हमारे नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उनको साथ भी रखिए, क्योंकि आप देखिए इन दोनों राज्यों में ऐसा नहीं है शिवराज सिंह चौहान अलग थलग पड़ गए या वसुंधरा राजे अलग थलग पड़ गए, लेकिन उनका मंच नाम साथ थे। देखिए, शिवराज सिंह चौहान चुनौती दे रहे थे प्रधानमंत्री को। आपने ये भी आप देखिए, मैं तो स्पष्टवादी हूं, चूंकि पत्रकार हूं, लेकिन उन्होंने चुनौती भी दी। जब उन्होंने कहा कि आपको मामा को याद करोगे, तो उन्होंने कहा कि आप मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हो क्या नहीं देखना चाहते हो, वो इन्हें भी वो चुनौती भी दी। आदेश आप अपनी बात भी कह दें, 1 मिनट और मैं आपको बस मैं ये बात कह देता हूं कि ना तो शिवराज सिंह चौहान बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, ना वसुंधरा राजे बनने जा रही है मुख्यमंत्री, ऐसा ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, चूंकि शासन चलेगा दिल्ली से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस पहली डिबेट कार्यक्रम में द रेड माइक के बहुत सारे लोग आकर के यू गाइस आर स्टिकिंग योर नेक आउट। साफ स्पष्ट बात हो रही है, सही बात हो रही है, भले ही वो लोकप्रिय हो या ना हो। ये हमारा जो मोटो है उस पर खरा उतर। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आए थे निकल करके, और ये ऐसे ही कई शो पीस करके नहीं भेजे गए। ये रणनीति बहुत सफल रही है, अमित शाह और मोदी। आदेश जी का लास्ट कमेंट जल्दी से। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप सरप्राइज देखेंगे चीफ मिनिस्टर्स के नाम पर, यू विल सी सरप्राइजेस आएंगे। आदेश जी, मैं बिल्कुल सहमत। सरप्राइज होगा या यथास्थिति बरकरार? क्या सरप्राइज होगा? आप देखिए, खड़गे जी को अध्यक्ष बने हुए 1 साल हो गया है, आज तक वो अपनी टीम नहीं बना पाए, यानी AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो पुनर्गठन होना था आज तक नहीं हो पाया। 6 महीने लगे उनको अपनी वर्किंग कमेटी तय करने में। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है कि वो इतनी जल्दी में रहती है, वो ऐसी चलती है। हरियाणा रोडवेज की बस के पीछे लिखा होता है या तो यूं ही चल लेगी, सेम हाल कांग्रेस पार्टी का है। यहाँ कोई बदलाव नहीं आएगा, इसकी अपनी एक स्पीड है, ठीक है, देखेंगे करेंगे, ठीक है ना। तो आप ज्यादा कुछ एक डिबेट और उत्पन्न होगी कि फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा, लेकिन वो मुद्दा रखेंगे किसी और दिन का, किसी और दिन बहस करेंगे। स्मिता जी, गीता भट्ट जी, राकेश कपूर जी, आदेश रावल, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रेड माइक की इस बहस में शामिल होने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।